हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका। जैसे आपको पता है हमने अपना सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे अपने कुछ टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसी के साथ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी है। अगर टाइम बचा तो आज ही हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं रहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की तरफ। उसके लिए हमने एक डेफिनेशन अपनी बोर्ड पे लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो लिखा है, इट स्टेट्स दैट द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमने कल पढ़ा था। रिजिड बॉडी क्या होती है? जिस पे जब हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। विल रिमेन सेम इवन इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देम अनदर सिस्टम फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम है और वो कुछ फोर्स लगा रहा है किसी रिजिड बॉडी पे, तो अगर मैं उसमें से कोई फोर्सेस जो दूसरा है इक्विलिब्रियम में उससे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। देखो, ये कोई इतना डिटेल टॉपिक नहीं है कि ये आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आपका क्या कहता है 1 मार्क्स में आ जाए, या हो सकता है सिंपल डेफिनेशन पूछ ले लॉ ऑफ सुपरपोजिशन की और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी की 3 मार्क्स में। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको लिखना है कि जब उसने कहा कि स्टेट्स दैट एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी, अगर किसी रिजिड बॉडी पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और क्या कहते हैं सेम वैसा ही किसी दूसरे फोर्स इक्विलिब्रियम में है किसी और सिस्टम में, तो अगर मैं कुछ ऐड या रिमूव कर दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बोलता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यही वो कह रहा है। बात करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस के। ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ये देखो मैंने डायग्राम भी बना रखा है। अगर मैं फोर्स का एप्लीकेशन इस पार्ट ऑफ बॉडी पे लगा रहा हूं या इस साइड पे लगा रहा हूं इसके, तो अगर मैं इसके एक्सिस बनाऊं एक स्ट्रेट, कुछ इस तरह से मेरी एक्सिस बन जाएगी, तो ये यहां पे भी महसूस हो सकता है कुछ इस तरीके से। तो मैं उसको दूसरी जगह पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका कोई एक्शन चेंज नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां से पुश है और अगर मैं इसको इस तरफ लगा दूंगा तो ये पुल हो जाएगा। उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल चेंजेस वो होंगे ही। अगर मैं कहता हूं मैंने यहां से एक फोर्स लगाया, पुश लगाया, और उसी को मैंने उसी लाइन ऑफ एक्शन में दूसरी तरफ से जाके उसको खींचना शुरू किया, उसको पुल बना दिया, तो उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो होंगे ही। चाहे मैं पीछे से पुश मार रहा हूं चाहे मैं आगे से पुल कर रहा हूं। मैंने कहा एक तो हो गया, मैंने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया, ठीक है। दूसरा मैंने कहा मैं आगे गया, मैंने उसको रस्सी से बांधा और मुझसे खींचते हुए आगे ले गया। तो दोनों में वही है, पर यही होना चाहिए कि जो फोर्स मैं पीछे से लगा रहा हूं गाड़ी के, वही मैं आगे की तरफ से भी लगाऊंगा। तो जो एक्शन है वो सेम रहेगा, या जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसकी वजह से जो एक्शन है वो सेम रहेगा, चाहे मैं उसके लाइन ऑफ एक्सिस चेंज कर दूं या उसकी पोजीशन चेंज कर दूं आगे से पीछे की तरफ, जैसे मैंने इसमें किया है, तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब इसका हम आगे भी यूज करेंगे जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, या जब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे और उसमें से रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। जब हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो ये लॉ ऑफ ट्रांसमिटिविटी या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें हमें सेम तरह के फोर्स चाहिए। या तो मैं पुश की बात करूंगा या पुल की बात करूंगा, उस तरह से हम उसको देखते हैं, उस तरह से हम उसको देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करेंगे। सपोज करो मैंने कहा एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही अपने फोर्सेस को डिसाइड करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ही अपने फोर्सेस को डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट कर रहा है? द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस
ऑन अ रिजिड बॉडी विल रिमेन सेम। क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इवन इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देम अनदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, अगर मैं किसी दूसरे सिस्टम को भी उसमें ऐड या रिमूव कर देता हूं तो उसकी वजह से जो एक्शन हो रहा है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एक्शन जो हो रहा है वो सेम रहेगा अगर मैं उसमें कुछ ऐड या रिमूव भी कर देता हूं दूसरे सिस्टम से। और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में बी चेंज्ड टू एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं कहता हूं वही वाली चीज, पीछे से धक्का दे रहा हूं और सेम मैं लाइन ऑफ एक्शन में आगे जाऊं और आगे से पुल करने लगूं, तो दोनों चीज सेम है। हमारा जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उस फोर्स का वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बोलता है मेरा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। बढ़ते हैं अपने रिजल्टेंट फोर्स की तरफ। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या भला है? मैं कहता हूं किसी सिस्टम पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। मैं कहता हूं किसी सिस्टम पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4। तो नंबर ऑफ जब फोर्सेस लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? कोई ऐसा कंबाइंड इफेक्ट, कोई ऐसा कंबाइंड इफेक्ट जो हमारा क्या है, इन सब फोर्सेस के बराबर है। हमारा इन सब फोर्सेस के बराबर है, वो मेरा रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। मतलब जो इफेक्ट ये चारों फोर्स मिलके कर रहे हैं, वो इफेक्ट अकेला ये फोर्स कर दे, उस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने कहा किसी बॉडी पे चार डिफरेंट जगह से फोर्स लग रहे हैं, या जितनी भी जगह से फोर्स लग रहे हैं और उसकी वजह से उस बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स है जो इन चारों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बोले तो इन चारों की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी में, वो इकलौता वो फोर्स कर दे। वो इकलौता वो फोर्स अगर कर दे तो उस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। उस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी के साथ हमने क्या, अपने 3 टॉपिक कवर कर लिए, जो हमारे पहले 3 टॉपिक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है क्या? रिजल्टेंट की बात करी, मतलब हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट निकालने की। रिजल्टेंट किसका? अगर मुझे दो कोई फोर्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, कोई दो फोर्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स अपना अप्लाई कर सकता हूं। मैं अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स अप्लाई कर सकता हूं। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या बोलता है? वो कहता है अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसकी दो साइड्स दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो उसका डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने कहा पैरेललोग्राम, पता है आपको पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम मतलब जिसकी 2 अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो उसने कहा अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज करो F1 और F2 दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो उसका डायगोनल होगा उस रिस्पेक्टिव उससे, तो वो क्या होगा, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स बताएगा। उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स बताएगा। मतलब नेट इफेक्ट जो ये दोनों पैदा कर रहे हैं वो हमारा आर है। नेट इफेक्ट जो ये पैदा कर रहे हैं वो हमारा आर है। ये कौन बताता है? ये बताते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के हेल्प से। ये बताते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की हेल्प से। तो अगर हमें दो फोर्सेस गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रिजल्टेंट को, और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें एजम्पशन लेके चलेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना इसका डेरिवेशन। मैं कहता हूं सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है O। मैंने कहा मेरे पास एक पार्टिकल है O जिसपे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। जिसपे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक F1 और एक F2, कुछ मैग्नीट्यूड के और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमें दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, यहां पे हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो हमें बताना है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इसका क्या बताएगा, इनका कुछ मैग्नीट्यूड है, इनका कुछ फोर्स है, वैसे ही रिजल्टेंट फोर्स हमारा इसमें हमें कैलकुलेट करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से। तो सपोज करो हम इसको कहते हैं ओ ए इक्वल्स टू F2, मैंने बना लिया, और OABC, इसको C बोल देता हूं। OC इक्वल्स टू F1, दो फोर्सेस है मेरे पास, F1 और F2 कुछ मैग्नीट्यूड है और इनका डायरेक्शन मैंने ले लिया। सपोज करो मैं OC के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं और अपना पैरेललोग्राम पूरा करता हूं। OC के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं और अपना पैरेललोग्राम पूरा करता हूं। ये जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट है R, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज करो मैं इस OA को एक्सटेंड कर देता हूं, कहां, पॉइंट D तक। मैंने OA को एक्सटेंड किया पॉइंट D तक और पॉइंट D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट P से। मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट B से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड बोलते हैं इसको, और जनरली आपको यही यूज करना होता है, एनालिटिकल मेथड। मैंने क्या कहा, लेट OA एक्सटेंड टू D, OA को मैंने D तक एक्सटेंड किया, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन D, मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया। लेट एंगल COA इक्वल्स टू थीटा, COA को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। COA थीटा हो गया, सो एंगल BAD विल बी इक्वल्स टू एंगल COA इक्वल्स टू थीटा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। मुझे पता है जब हमारी साइड्स पैरेलल होती है दो आपस में, तो उनके एंगल भी रेस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ट्राइंगल BAD की, ट्राइंगल BAD की। अब OC अगर F1 मैग्नीट्यूड है तो AB भी F1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर है, पैरेलल है एक दूसरे के, इक्वल एंड पैरेलल है, पैरेललोग्राम यही बोलता है। ऐसी ये F2 है तो ये भी F2 होगा। अभी यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे बात करी थी कि हम स्केल ले लेंगे, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी स्केल ले रखा है। F1 का कुछ स्केल है तो AB हमारा OC के बराबर होगा। तो एंगल ट्राइंगल BAD में बात करता हूँ, ट्राइंगल BAD में बात करता हूँ, तो अगर मुझे AD फाइंड आउट करना है, अगर मुझे AD फाइंड आउट करना है, या फिर अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है BD और हाइपोटेन्यूस कितना है AB, यही तो है। परपेंडिकुलर कितना है BD और हाइपोटेन्यूस कितना है AD, यही तो होता है। आपको मैंने, अगर आपको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो मैंने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो भी बना रखा है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी ये साइन को साइन का चेक कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेन्यूस, तो BD अपॉन AB, और AB मैंने कहा किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो BD की वैल्यू यहां से क्या आ गई, F1 साइन थीटा, BD की वैल्यू निकल के आई यहां से F1 साइन थीटा। सपोज करो इसे आपने इक्वेशन 1 बोल दिया। ऐसे ही इसी ट्राइंगल में हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, इसी ट्राइंगल में हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है AD, हाइपोटेन्यूस कितना है AB, तो AD अपॉन AB। फिर से तो AD की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, F1 कॉस थीटा,
दो वैल्यूज आ गई यहां से हमारे पास, एक आ गई आपकी BD की वैल्यू और दूसरी आ गई आपके पास AD की वैल्यू, AD यानी ये आ गया। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। हमने कहा सपोज ट्राइंगल BOD, पर उससे पहले मैं कहता हूं लेट जो हमारा रिजल्टेंट है, लेट रिजल्टेंट मेक एन एंगल अल्फा। रिजल्टेंट क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है अल्फा, किसके साथ, फोर्स के साथ, एंगल अल्फा विद साइड OA साइड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है वो। तो इन ट्राइंगल BOD, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल BOD की, तो क्या हो जाएगा, BOD में मैं कहता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है वो बोलती है OB स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही तो कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू उसके सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और OB क्या है, OB हमने माना है R, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू OD क्या होगा, OD हो गया हमारा OD का स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूं OA प्लस AD का स्क्वायर। OA प्लस AD को जब करोगे तो OD ही तो बनता है, और साथ में प्लस BD का स्क्वायर। और यहां पे अगर मैं बात करूं, मैंने BD की वैल्यू निकाल रखी है और साथ ही AD की वैल्यू भी निकाल रखी है, और OA की वैल्यू क्या है, F2 है। तो OA की जगह रखता हूं F2, AD की जगह रखता हूं F1 cos थीटा का होल स्क्वायर, और BD की जगह रखता हूं F1 sin थीटा का स्क्वायर, यानी F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी वैल्यू। इस ब्रैकेट को खोलता हूं, A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही तो होता है 2AB। अब क्या करता हूं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक तरफ ले जाता हूं, बाकी टर्म एक तरफ ले जाता हूं। F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा प्लस F1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे R स्क्वायर आपका चला आ रहा है, R स्क्वायर को मत छोड़ना, R स्क्वायर आपका चला आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें से F1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो R स्क्वायर की यहां से इक्वेशन निकल के आई है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा, यानी R इक्वल्स टू हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यानी अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है और आपको दो फोर्सेस गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है रिजल्टेंट फोर्स का। किससे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की हेल्प से। और अगर मैं बात करता हूं इस एंगल अल्फा की, तो इस एंगल अल्फा को कैसे निकाल सकते हो, आप बात करते हैं ट्राइंगल BOD की। इन ट्राइंगल BOD tan अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा की बात करते हैं, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BD, और बेस क्या है, OD। BD अपॉन OD, और BD की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, F1 साइन थीटा। तो BD की जगह रखता हूं F1 साइन थीटा, और OD क्या है, OA प्लस AD, OA प्लस AD यानी F2 प्लस F1 cos थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं tan अल्फा की वैल्यू भी, यानी उनके बीच के जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसके हेल्प से हम अपना रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। हमने पढ़ा रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि अगर किसी बॉडी पे एक साथ कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो हम एक ऐसा फोर्स फाइंड आउट करेंगे जो वो सारे फोर्स मिलके इफेक्ट लगा रहे हैं, वो इकलौता फोर्स खुद लगा दे वो इफेक्ट। तो वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है और ये हमारा डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का यहाँ पे हमने निकाला कि रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितना होगा या रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा अगर हमें दो फोर्स गिवन हो और उसके बीच का एंगल गिवन हो, उन दोनों के बीच का एंगल गिवन हो। यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता है, जिसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आते हैं, tan अल्फा का और r का। हो सकता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आपका पेपर में पूछ लिया जाता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस थ्योरी में होता है, पर थ्योरी में आपको एक डेफिनेशन लिखनी है और ये डेरिवेशन करना है, डेफिनेशन लिखनी है और ये डेरिवेशन करना है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब हम ये रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों फोर्सेस या तो पुश होने चाहिए या फिर पुल होने चाहिए, या तो दोनों फोर्सेस पुश होने चाहिए या दोनों फोर्सेस पुल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा के उनको या तो पुश में बदलेंगे या पुल में बदलेंगे। सपोज करो दो फोर्स है, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। तो ये किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे या दोनों को एक तरफ ले आएंगे, पैरेलल बनाने की कोशिश करेंगे इनको। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यहाँ पे वर्क में आता है कि हमारे दोनों फोर्सेस या तो पुल होने चाहिए या तो पुश होने चाहिए। उनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके हम एक जैसा बना सकते हैं। जैसा सपोज करो ये है और ये है, ये पुल है, ये पुश है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इसके केसेस आते हैं, अलग अलग केसेस आते हैं इसके लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के लिए 3 या 4 केस हैं। चलिए उन केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 4 केसेस हमने नोट डाउन कर ली है। पहला केस क्या है कि जो हमारे फोर्सेस है F1 और F2 एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। जो F1 एंड F2 है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हमने रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा आया था अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद हमने पीछे 2F1 F2 नहीं लिखा है, 2F1 F2 कर लीजिएगा क्योंकि 2AB होता है फॉर्मूला। मैंने शायद वहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये 2F1 F2 cos थीटा आएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं शायद भूल रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने वो लिखा था कि नहीं लिखा था। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसको 2F1 F2 cos थीटा ज़रूर करिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, तो वो 2F1 F2 होना चाहिए। वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए उस जगह पे, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा, गलत मत करिएगा। वहाँ पे जो फॉर्मूला आया था हमारा r का वो ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, उसको सही करिए। पहला केस क्या बोलता है? व्हेन फोर्स F1 F2 एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 0, थीटा की वैल्यू है 0, तो r इक्वल्स टू आ गया इसके हिसाब से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, यही आएगा। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। बढ़ते हैं अपने केस 2 की तरफ। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 कहता है व्हेन फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो इस केस में हमारी वैल्यू क्या आ गई? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180 डिग्री। और cos 180 क्या होता है? माइनस। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है, -1 होता है। तो r इक्वल टू कितना आ गया? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो r इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ
F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, या फिर R इक्वस टू आ गया F1 माइनस F2। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला सही कर लीजिए। वहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा है फॉर्मूले में, शायद हमने वहाँ पे 2 नहीं लिखा है। पीछे जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस किया था वहाँ पे हम 2 लगाना भूल गए, तो वहाँ पे 2AB फॉर्मूला है तो 2 ज़रूर लगाइए। 2 लगाएंगे तभी हमारा फॉर्मूला सही होगा। बढ़ते हैं अपने केस 3 की तरफ। केस 3 में वो क्या बोल रहा है, when F1 एंड F2 आर एट राइट एंगल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री गिवन है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो cos 90 हमारा 0 होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गया हमारा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये आ गई हमारी केस 3 में। बढ़ते हैं अपने केस 4 की तरफ। केस 4 क्या बोल रहा है, केस 4 कह रहा है when two forces F1 एंड F2 आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर हैं, तो r की जगह क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर, F2 भी हमारा F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos थीटा, यही आ जाएगा आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos थीटा, 2F1 स्क्वायर cos थीटा। तो R इक्वल टू कितना हो गया, 2F1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया। F1 बाहर चला गया, R इक्वल टू F1 अंडर रूट 2 प्लस 2 cos थीटा। हमारी R की वैल्यू आ गई। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई, 2F1 F2 cos थीटा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इस पार्ट को सॉल्व कर सकता हूँ, इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूँ। तो बच्चों आपने देखा, हमने अपना टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस खत्म कर लिया है। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि हमने अपना नया चैप्टर या नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया अगर बोले तो। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।